फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस अफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन एंड क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होते हैं उनको शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा ग्रीन हाउस अफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सी जो गैसेस है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ये हमें बताना है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है मीथेन, थर्ड इज वाटर वेपर एंड द फोर्थ इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस है। पोटेंट ग्रीन काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है क्लाइमेट चेंज का के पीछे एन इम्पॉर्टेंट रीज़न क्यों है, क्योंकि इसका जो मात्रा है, क्वांटिटी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद डीवेजिटेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये एक इम्पोर्टेंट विथिन ये भी पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस है। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा पोटेंट होता है मेथेन, ठीक है। और थर्ड है वाटर वेपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है और ये चारों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, तो बिल्कुल ग्रीन हाउस गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अगर हमारे अर्थ पर ग्रीन हाउस गैसेस अगर प्रेजेंट ना रहे तो हमारी जो अर्थ होगी वो दिन में गर्म और रात को ठंडी हो जाएगी। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, वो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, जो अर्थ से रिटर्न रेडिएशन होता है, उसको बाहर जाने से, एस्केप होने से रोकती है और इसकी वजह से हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है और ये एक हैबिटेबल जोन बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस गैस ज़रूर ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली हार्मफुल होती है, उसकी अमाउंट डिपेंड करता है कि अगर वो एक नॉर्मल अमाउंट में है जितना रिक्वायर है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन कर लिए, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्सेस कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है, ये हमें लाइफ में भी बताया। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड करते हैं वाटर वेपर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, ओजोन को और सम आर्टिफिशियल केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। द अब्जॉर्ब एनर्जी वार्म्स द एटमॉस्फेयर एंड द सर्फेस ऑफ अर्थ, लीडिंग करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ग्लोबल वार्मिंग इज आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट इज इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस रिजल्ट इन इरेटिक चेंजेस इन क्लाइमेट चेंज। सेकेंड इज ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सी लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड इज ozone depletion is caused mainly due to global warming and the fourth is carbon dioxide is the largest contributor to global warming among all other gases। बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें कि इंक्रीज जो होता है ग्रीन हाउस गैसेस का वो रिजल्ट करता है किसमें, इरेटिक चेंज इन द क्लाइमेट। बिल्कुल सही बात है। हम देख रहे हैं कि जो अभी टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। WMO अकॉर्डिंग टू WMO 2023 वॉज द वार्मेस्ट ईयर, ठीक है, वार्मेस्ट ईयर डिक्लेयर करते हैं। लेकिन 2024 भी बहुत वार्म ईयर रहा है और हमने काफ़ी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को देखा है। दिल्ली का टेम्परेचर हम देख रहे थे 52 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। ऑल्दो WMO ने बताया, IMF ने बोला था कि ये एरर था मशीनरीज में, बट स्टिल 50 हो गया था, ठीक है, और काफ़ी खतरनाक गर्मी थी, ये हम सब ने देखा। सेकंड जो है ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सी लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है। ग्लोबल वार्मिंग ऑफ सी लेवल को कैसे इंक्रीज करता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ को प्रमोट करेगा, ये प्रमोट करता है मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। और गैस जैसे ही ग्लेशियर्स का मेल्ट होगा तो वो कहाँ पर आएंगे, सी में आएंगे और इस तरीके से सी का जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट में हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें, थर्ड स्टेटमेंट ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन डिप्लेशन का मेन रीज़न जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है। ओजोन डिप्लेशन का मेन रीज़न जो होता है यूज़ ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं उनका मेन इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इसका मेन इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं होता है। फोर्थ इज देखिए
कार्बन डाइऑक्साइड इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग एमंग ऑल अदर गैसेस। बिल्कुल सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस है जो रोल प्ले करता है किस में, ग्लोबल वार्मिंग में। थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेन कॉज जो होता है ओजोन डिप्लीशन का वो मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स होते हैं, और जैसे कि हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट में जो यूज होता है सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट्स, फोम ब्लोइंग एजेंट्स, CFCs, HCFCs, हेलोन्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर के डिप्लेशन में। सेकेंड अब देखेंगे, थर्ड मतलब क्वेश्चन देखेंगे और ये बेस्ड होगा ओजोन डिप्लेशन पे। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द फर्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर विच रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। Second is chlorofluorocarbons are mainly emitted by natural sources. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर CFC गैसेस। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट जो हो जाएगा पहला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर का डिप्लेशन जैसे ही होगा तो सनरेज जो होगा हमारे अर्थ पे ज़्यादा आएंगे, अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर हमें किससे से, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज क्या करता है, अगर वो डायरेक्ट स्किन पे पड़े तो स्किन कैंसर हो सकता है। तो इससे अगर अल्ट्रावायलेट डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आए तो वो क्या प्रमोट करेगा, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर मेनली इमिटेड बाय नेचुरल सोर्सेस, नहीं, आर्टिफिशियल सोर्सेस, जैसे कि मैंने बताया यूज होता है कहाँ पर, रेफ्रिजरेंट में, डिओड्रेंट्स में, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरो का यूज होता है और ये मेनली मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स होते हैं। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर CFC गैस। नो, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द मेजर CFC गैसेस, एक्चुअली हेलोन्स आर द मेजर CFC गैसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मेजर क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो ओजोन डिप्लेशन का कारण क्या होता है, जब CFC और हेलोन्स जो होते हैं रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, और ये एरोसोल स्प्रे कैंस और रेफ्रिजरेंट से इनका मेनली रिलीज होता है। CFC और हेलोन्स कॉज करते हैं केमिकल रिएक्शन जो ब्रेक करता है ओजोन मॉलिक्यूल्स को और रिड्यूस करता है ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को। गैसेस जो प्रेजेंट होते हैं CFCs में वो होते हैं कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब जो होते हैं। हेलोन्स मेनली जो होते हैं वो मेनली CFCs को फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंड द फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच केम इनटू फोर्स इन 2005. सेकेंड इज नगोया प्रोटोकॉल एम्स टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्लोरोकार्बन्स ऑन द ओजोन लेयर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहले स्टेटमेंट अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट है कि क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच केम इनटू फोर्स इन 2005। बिल्कुल सही बात है। भले ही क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आया था कब, 1997 में, लेकिन फोर्स में यानी इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट होता है 2005। तो कंफ्यूज नहीं करना है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखें कि नगोया प्रोटोकॉल एम्स टू रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्लोरोकार्बन ऑन द ओजोन लेयर। नहीं, नगोया प्रोटोकॉल नहीं होता है, वो होता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है वो मेनली रिलेटेड होता है ओजोन लेयर के डिप्लेशन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अफेक्ट को रोकने के लिए होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नगोया प्रोटोकॉल जो होता है वो मेनली क्या होता है, ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। ये ग्लोबल एग्रीमेंट होता है और इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशन को ऑफ द CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फर्स्ट इज जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो अडॉप्ट किए गए थे 11 दिसंबर 1997 को, और इसका कॉम्प्लेक्स रेटिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और रेटिफिकेशन के बाद ये फोर्स में आया था 16 February 2005 को। अभी करंट में इसके 192 मेंबर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग assertion and reason and choose the correct code. First is ozone layer is formed by continuous action of ultraviolet rays over molecular oxygen. And the second is Montreal Protocol signed in 1987 aims to reduce the emission of ozone depleting substance in the atmosphere. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं करता है। तो पहले अगर देखिए कि ओजोन लेयर जो है उसका फॉर्मेशन जो हुआ था कंटिन्यूस एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ओवर मोलिकुलर ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है।
सेकेंड स्टेटमेंट भी अगर देखिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है साइन हुआ था 1987 में, और इसका एम क्या था, रिड्यूस करना ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को एटमॉस्फेयर में। ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन हुआ था 1987 में, इसका कोई रिलेशन है अल्ट्रावायलेट रेज का फॉर्मेशन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के ऊपर। तो दोनों ही अपने जगह करेक्ट है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखेंगे एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को, तो काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्ट को क्लैरिटी में रखना है। तो अगर देखा जाए, ओजोन इज फॉर्म नेचुरली थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि कब बनाया गया था, 1987 में। इसका डिजाइन किया गया था टू स्टॉप द प्रोडक्शन और इंपोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस एंड रिड्यूस करना कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर टू हेल्प प्रोटेक्ट द अर्थ ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूजुअली यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज। If the amount of this substance increases, the thickness of ozone layer decreases. Which of the following can be possible effect of decline in thickness of ozone layer? मतलब क्या हुआ कि अगर CFCs का अमाउंट बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज की वजह से, तो जो ओजोन का जो थिकनेस होगा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हमारे अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ स्किन एंड स्किन कैंसर, स्नो ब्लाइंडनेस एंड कैटरेक्ट, इन्फ्लामेशन इन द लंग्स। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। प्रीमेच्योर एजिंग हो जाएगा स्किन और स्किन कैंसर का, और स्नो ब्लाइंडनेस हो जाएगा और कैटरेक्ट हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रीमेच्योर एजिंग हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट, ये पॉसिबल इफेक्ट होते हैं किसके? डिक्लाइन ऑफ थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर डिप्लेशन कॉज करता है इंक्रीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लेवल्स एट द अर्थ सरफेस, जो डैमेज करता है ह्यूमन हेल्थ को। निगेटिव इफेक्ट इंक्लूड करते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर, आई कैटरेक्ट, इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर को। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को क्लाइमेट चेंज बेस्ड पे। पहला है इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? क्लाइमेट चेंज इज नेचुरल एज वेल एज मैन मेड प्रोसेसेस। क्लाइमेट चेंज कैन रिजल्ट इन इंप्रूविंग द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोइल। क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप। बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अगर देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट हमें करेक्ट नजर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज नेचुरल और मैन मेड प्रोसेस दोनों ही होता है। ध्यान में रखेंगे, मैन मेड प्रोसेस तो होता ही है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस भी होता है क्लाइमेट चेंज फिनोमेना का। भले ही जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज होता है यानी मैन मेड जो प्रोसेस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के रख दिया हुआ है, जिससे हमें अभी ज़्यादा इसका अफेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेसेस भी है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज कैन रिजल्ट इन इंप्रूविंग द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोइल। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर सकता है improving द फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोइल को। ठीक है। एंड द थर्ड इज क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप। हमको पता है ये सारी चीज़ें कि पोलर आइस कैप ग्लेशियर का मेल्टिंग स्टार्ट हो गया, जो कि सी लेवल राइज को प्रमोट करता है। अभी हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, आर्कटिक जो सी है उसका एम्प्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें देख रहे हैं एम्प्लीफिकेशन का मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल सिचुएशन में ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है उसके मेल्टिंग को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लाइमेट चेंज जो होता है लॉन्ग टर्म अल्टरेशन होता है टेम्परेचर और टिपिकल वेदर पैटर्न्स को। तो क्लाइमेट चेंज एक फिनोमेना, आपको पता है क्लाइमेट और वेदर में क्या होता है, जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म फिनोमेना होता है। तो वैसे ही क्लाइमेट चेंज जो होता है वो लॉन्ग टर्म अल्टरेशन होता है टेम्परेचर और टिपिकल वेदर पैटर्न का। ठीक है, और कॉज ऑफ करेंट क्लाइमेट चेंज जो होता है वो लार्जली ह्यूमन मेड है, क्योंकि इसके फ्रीक्वेंसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रख दिया है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस का यूज़ करना, ऑयल और कोल का। पोलर आइस कैप जो होता है वो आर मेल्टिंग एज ग्लोबल वार्मिंग कॉज क्लाइमेट चेंज। तो पोलर आइस कैप जो वो मेल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, और होल प्लैनेट जो है वो अफेक्ट हो रहा है इस मेल्टिंग ऑफ द आइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फैक्टर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। तो कौन सा नेचुरल फैक्टर है जो कॉज करता है
क्लाइमेट चेंज को? सनस्पॉट एंड सोलर फ्लेयर, चेंजेस इन द अर्थ एक्सियल टिल्ट, वोल्केनिक इरप्शन, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। सनस्पॉट और सोलर फ्लेयर का इंपॉर्टेंट रोल, सोलर फ्लेयर कॉज करता है किस चीज़ को? अभी आपको पता होगा बोरियोलिस ऑस्ट्रेलिस, सदर्न बोरियोलिस, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिस, ये सब सदर्न ऑस्ट्रेलिस, नॉर्दर्न बोरियोलिस लाइट, ये सब जो रीज़न है वो मेनली सोलर फ्लेयर की वजह से होता है। अभी रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, तो ध्यान में रखेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। सनस्पॉट, जो कूलिंग जो प्लेस होता है सन पे, उसको सनस्पॉट कहते हैं, और ये दोनों ही कॉज करते हैं क्लाइमेट चेंज को। चेंज इन अर्थ एक्सियल टिल्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। एंड वोल्केनिक इरप्शन, ऑब्वियसली वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो बहुत सारी लावा और बहुत सारे गैसेस जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, पर्टिकुलेट मैटर जो होती हैं वो गैस बाहर निकलती हैं, जो हेल्प करते हैं किसमें? क्लाइमेट चेंज में। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं, तीनों ही कॉजिंग एलिमेंट्स है किसके? क्लाइमेट चेंज का और नेचुरल फैक्टर भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लाइमेट चेंज हैज बीन कॉज्ड बाय मेनी नेचुरल फैक्टर, इंक्लूड करते हैं सनस्पॉट और सोलर फ्लेयर, एमिशन फ्रॉम द वोल्केनोज, वेरिएशन इन अर्थ ऑर्बिट एंड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज टिपिकली अकर्ड वेरी स्लोली। तो जो नेचुरल फिनोमिना जो होता है क्लाइमेट चेंज का वो काफ़ी स्लो होता है, जबकि ह्यूमन मेड फिनोमिना जो होता है इसके अफेक्ट को ज़्यादा बढ़ा दिया है। 9th नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 9th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमंस। तो कौन सा प्रोबेबल इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का ह्यूमंस के ऊपर? क्रॉप फेल्योर, सीवियर ड्रॉट, सीवियर फ्लड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तीनों ही हम अभी देख रहे हैं। क्रॉप फेल्योर, सीवियर ड्रॉट एंड सीवियर फ्लड्स मेन मोस्ट प्रोबेबल इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का ह्यूमंस के द्वारा। वार्मर टेम्परेचर एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज आर प्रोजेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया यील्ड्स ऑफ द वर्ल्ड स्टेपल फूड क्रॉप्स को। तो क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया यील्ड्स को। पर ऐसा नहीं है सारे क्रॉप्स का, जो मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप है उनके यील्ड्स के ऊपर मेनली ज़्यादा देखा जा रहा है, कुछ अफेक्ट हुआ है पॉजिटिवली भी। तो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस करते हैं इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज, इट्स लाइकली टू अफेक्ट क्रॉप्स डिफरेंटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। और वाटर वेपर का लेवल जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो गया है, मेकिंग वाटर अवेलेबिलिटी लेस प्रेडिक्टेबल, ठीक है, जिससे मोर इंटेंस रेन स्टॉर्म भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटी एम्स टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस इन द एनवायरनमेंट। तो वो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो मेनली किसके लिए है? ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने, उसके इमिशन को रिड्यूस करने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने देख लिया था किसके लिए था? ओजोन लेयर के लिए था, ठीक है। तो मेन गोल जो है क्योटो प्रोटोकॉल का वो कंट्रोल करना इमिशन ऑफ मेन एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन ओरिएंटेड, ह्यूमन एमिटेड, ह्यूमन कॉज्ड ग्रीन हाउस गैस, स्टेबलाइज करना ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में एट ए लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विथ क्लाइमेट सिस्टम। 11th नंबर क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। The rate of increase in temperature of Earth has slowed down after 1940. Extreme variability in climate has resulted in devastating drought in Sahara region during 1967. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। जो रेट है इंक्रीज इन टेम्परेचर का अर्थ का स्लो डाउन हुआ था आफ्टर 1940 तक, 40 से, और ये लो ही रहा था अंटिल 1970 तक, ठीक है। और उसके बाद ये रेट जो है टेम्परेचर का वो फास्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है कि स्लो डाउन हुआ है आफ्टर 1940। आपको ध्यान में रहेगा कि स्लो डाउन नहीं हुआ है, एक्चुअली इंक्रीज हुआ है, तो नहीं, ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ कंट्राडिक्टरी है। स्लो डाउन हुआ है 1970 तक और 1970 के बाद ये फास्ट इंक्रीज हुआ है। Extreme variability in climate has resulted in devastating drought in Sahara region during 1967. ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो हुआ था वो 0.2 डिग्री सेल्सियस से 1940 के बाद स्लो हुआ था, और ये कब तक रहा था? 1970 तक, और उसके बाद इसका जो रेट है वो फास्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया।
ये शो करता है कि अर्थ है स्लो डाउन रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है स्लो डाउन आफ्टर 1940। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी रिफर करता है क्लाइमेटिक पैरामीटर ऑफ रीजन वेरिंग फ्रॉम इट्स लॉन्ग टर्म मीन। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be potential sites of carbon sequestration? तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का कौन सा इंपॉर्टेंट साइट? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है स्टोरिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको स्टोर करना, और ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब सॉल्यूशन बोल सकते हैं आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हो रहे हैं। तो पहला अगर हो जाएगा एबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सिम्स। जो कोल सिम्स जो है जो एबंडेंट हो गए हैं और अनइकोनॉमिक रहे हैं वहाँ पर हम कार्बन को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा डिप्लेटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर, ये भी बिल्कुल सही बात है। और थर्ड इज सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेलिटीज, ये तीनों ही बिल्कुल सही बात है और तीनों ही पोटेंशियल साइट हैं किसके लिए? कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करने के लिए, यानी कार्बन को स्टोर करने के लिए, जो हमें हेल्प कर सकते हैं किसमें? रिड्यूस करने में ग्लोबल वार्मिंग को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।